हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9 का लेसन नंबर 4 जलवायु टॉपिक है, उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जेड धाराएं के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जो जेड धारा का जो प्रवाह होता है वो 27 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। और इसके अलावा हमने भारतीय मानसून को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले जो कारक थे, अक्षांश है, ऊंचाई है, पवने और वायुदाब है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके अलावा बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कोरियालिस बल के बारे में पढ़ा, जिसमें पवने कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ प्रवाहित होती है। और इसके अलावा इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और इस वीडियो के या इन टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो देखें। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण बिंदु पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे। साथ में अगला जो टॉपिक है मानसून प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के अंदर आगमन होता है उसके बारे में भी हम उसका अध्ययन करेंगे। और साथ में हम मानसून की प्रवृत्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, इसका पहला बिंदु सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये कौन से महीनों में आता है? पश्चिमी विक्षोभ सर्दी के महीनों में आता है। कौन से चक्रवाती विक्षोभ के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में जाना जाता है। और कौन से सागर से ये उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होता है। और ये सर्दी के मौसम में जब कभी आता है तो रबी की फसल के लिए अति उपयोगी माना जाता है। तो याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए अति उपयोगी होता है, अति उपयोगी होता है, याद रखना बच्चों। अगला जो पॉइंट है, यह प्राय भारत के उत्तर या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। और ये पश्चिमी जो विक्षोभ है वो भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे हम इसमें डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर है उत्तरी पश्चिमी भारत को किस तरह ये प्रभावित करता है और किस तरह ये चलता है, और भारत के अंदर इसका जो प्रभाव है किन किन महीनों में कहाँ देखने को मिलता है, और इसके प्रभाव के कारण किन क्षेत्रों के अंदर बारिश की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है और इसका सीधा प्रभाव हमारे फसलों पर किस तरह पड़ता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ से आता है, मतलब पश्चिम की साइड से आता है भारत, और ये भूमध्य सागर से उठी हुई हवाएं होती हैं। और जब ये भारत के अंदर आता है तो इन राज्यों जैसे पंजाब है, कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और राजस्थान है, और गुजरात का कुछ हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये बारिश करता है, जिससे यहाँ का तापमान एक तो सर्दियों में बढ़ जाता है, साथ में इनकी जो रबी की फसल है उनको पकने में भी क्या करता है, सहायता करता। और फिर ये उत्तरी भारत से होता हुआ ये सीधा ही कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर चला जाता है, और फिर आर्द्रता ग्रहण करके फिर ये वापस अराकान योमा, यहाँ पर एक म्यांमार के अंदर अराकान योमा नाम की एक पहाड़ी है, वहां से ये टकराती हैं, और टकराने के बाद ये पवनें वापस इस तरह टकराकर तमिलनाडु की तरफ काफी बार बारिश करती है। लेकिन याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो भारत का पश्चिमी हिस्सा होता है। अगला बिंदु, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर महीनों में आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो कब आते हैं? अक्टूबर से नवंबर के महीनों में आते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ वाले जो चक्रवात अक्टूबर नवंबर में आते हैं, तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं। और ये किसके भाग होते हैं? पूर्वी प्रवाह के, और देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तटीय
क्षेत्र, याद रखना। तो अब चक्रवात के कारण देश के जो तटीय क्षेत्र है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब भारत का अपन जैसे ये तटीय क्षेत्र बनाते हैं, ये देखिए जैसे कि ये हमारा अरब सागर है बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी, और आपको मालूम होना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सबसे ज्यादा उत्पत्ति है वो कहाँ होती है, बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण यहाँ का जो आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों के अंदर चक्रवात के अंदर क्या होती है, भारी बारिश होती है, जिसके कारण यह जन और धन और माल की सबकी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, हानि होती है। किसानों की जो फसल है वो चौपट हो जाती है। इस प्रकार के घटनाएं आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलती है, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पर काफी ऐसे राज्य है जहां पर ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला जो टॉपिक है वो है मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य। अब मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पहले अवगत करा देता हूं बच्चों। आपने देखा होगा, हम भारत के मानसून की बात करें, ठीक है, भारत के अंदर जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो किस तरह आता है उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बारे में आगे अपन विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा भारत का देखो थोड़ा सा हिस्सा बनाया है। आपने देखा होगा मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो सबसे पहले हिंद महासागर के अंदर किसका दाब बनता है, हाई प्रेशर का। कौन सा दाब बनता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब बनता है। और फिर अपन उत्तरी भारत के अंदर ही जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो राजस्थान का भाग है, वहां पर बनता है लो प्रेशर। क्या बनता है, लो प्रेशर, निम्न दाब। और फिर पवनें हाई प्रेशर की लो प्रेशर की ओर गति करती हैं, और उस समय जब ये पवनें गति करती हैं और हिंद महासागर से कूटने के कारण इसमें क्या भरी होती है, आर्द्रता भरी होती है। क्या भरी होती है, आर्द्रता भरी होती है। और जब ये भारत के अंदर प्रवेश करती है तो भयंकर क्या करती है, बारिश करती है, मूसलाधार बारिश करती है। और ये जो बारिश है भारत के अंदर 1 जून को केरल में शुरू हो जाती है। कब हो जाती है बच्चों, 1 जून के अंदर केरल के अंदर, सॉरी 1 जून को केरल के अंदर बारिश शुरू हो जाती है, और 1 जुलाई के करीबन पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करना शुरू हो जाता है, और 15 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी चला जाता है। पहला बिंदु, स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने के विभद्री प्रक्रिया के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब और उच्च निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो मैंने अभी यही बताया था कि भारत के अंदर कौन सा दाब बनता है, लो प्रेशर बनता है, और हिंद महासागर में क्या बनता है, हाई प्रेशर। तो भारत के अंदर लो प्रेशर बनने का क्या कारण बताया, स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने के कौन से गुण, विभेदरी गुण। विभेद मतलब अलग अलग प्रकार के गुण। आपने देखा कि जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है गर्मी के मौसम में। लेकिन स्थल भाग है, महादीपता के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी क्या होता है, ठंडा। और जैसे दिन को सूरज का प्रकाश मिलता है वो स्थल भाग जल्दी गर्म होने से वहां लो प्रेशर बन जाता है, और जलीय भाग ठंडा होता है उस समय, इस कारण से वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। और इस प्रकार के दो अलग अलग टेम्परेचर की प्रवृत्ति हो जाने के कारण बच्चों वहां पर मानसून का क्या होता है, आगमन होता है। जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना होता है, और इसके आसपास के जो समुद्र के जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा क्या बना रहता है, उच्च दाब का क्षेत्र। लेकिन ये मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो वहां पर लो प्रेशर बना होता है। अगला, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। और फिर ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी की के मौसम के अंदर ITCZ, क्या ITCZ अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को शॉर्ट में क्या कहता है, ITCZ की जो स्थिति है वो गंगा का मैदान, यहाँ पर जो गंगा का जो मैदान है वहां पर विकसित हो जाता है, हिमालय के गिरिपथ में विकसित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा दाब बन जाता है, लो प्रेशर, और यहाँ पर कौन सा दाब बन जाता है, हाई प्रेशर। ये विषुवतीय गर्त होता है, और यही ITCZ क्या कहलाता है, विषुवतीय गर्त, मतलब विषुवत रेखा के पास बनने वाला निम्न दाब, जो प्राय विषुवत वर्त से 5 डिग्री उत्तर से स्थित होता है। और ये विषुवत रेखा से कितना होता है,
5 डिग्री उत्तर से स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और मानसून ऋतु मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के अंदर से क्या कहता है, मानसून गर्त। और आपको पता ही है दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और याद रखना बच्चों, एक स्थिति मानसून को जरूर प्रभावित करती है, एक वो स्थिति है एल निनो और ला निनो। एल निनो और ला निनो। एल निनो और ला निनो। जब दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर एल निनो की स्थिति होती है उस समय भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर बहुत अच्छी क्या होती है, बारिश होती है। और ला निनो की स्थिति में होती है तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वहां पर क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। क्या होती है, अच्छी बारिश होती है। तो ये भी मानसून की प्रभावित करने वाले क्या है, प्रभावित है। एल निनो का शाब्दिक अर्थ होता है ईसा बालक। क्या होता है, ईसा बालक। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेते हैं हमारे मानसून प्रक्रिया को समझने का अगला तथ्य। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। देखो लो प्रेशर तो आपको पता चल गया होगा, गंगा की जो मैदान है उस क्षेत्र के अंदर ITC-Z का निर्माण होता है और लो प्रेशर का क्या हो जाता है, निर्माण। लेकिन जो उच्च दाब है वो हिंद महासागर के कौन से द्वीप के पास होता है, मेडागास्कर के पास होता है। और पूर्व में कितने डिग्री, दक्षिण 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर ये उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अब एक बिंदु आपके सामने आया मेडागास्कर। ये जो द्वीप है यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है बच्चों। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा विश्व का द्वीप। ठीक है बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो मेडागास्कर द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के पास ही ये मेडागास्कर द्वीप में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर कौन सा दाब बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। और जो मेडागास्कर के पास जो उच्च दाब बनता है उसका जो सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, भारतीय मानसून के ऊपर पड़ता है। अब देखो वापस मैं बता रहा हूं, हिंद महासागर के अंदर जो मेडागास्कर द्वीप है उसके पास क्या बनता है, हमेशा हाई प्रेशर। क्या बनता है, हाई प्रेशर। और गंगा के मैदान के पास क्या बनता है, गंगा के मैदान के पास जो पश्चिमी भारत है वहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर। क्यों बनता है कि वहां पर तापमान अधिक होता है जिसके कारण वहां पर लो प्रेशर बनता है। फिर यहाँ से पवनें चक्रवात के रूप में ऊपर उड़ती हैं और भारत की तरफ गमन करती है। और भारत की तरफ गमन करते ही 1 जून को केरल के अंदर, भारत के अंदर मानसून की क्या कर देती है, शुरुआत की पहली बारिश कर देती है। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत ही अत्यधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के ऋतु के अंदर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है वो कर्क रेखा के पास चमकता है। और कर्क रेखा के पास चमकने के कारण तिब्बत का जो पठार है वो अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहां लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अब आपका एक सवाल यहां बन गया, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है,
तिब्बत का पठार। और एक सवाल और बनता है, विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, किस पठार को कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पामीर का पठार जो तिब्बत में है। पामीर का पठार जो तिब्बत में, इसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 मीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं या उच्च दाब का निर्माण होता है। और उसके बाद जो 9 मीटर के ऊंचाई के ऊपर वह ऊर्ध्वाधर धारा होती है, जिसके कारण वह उच्च दाब बनता है। अब अंतिम पॉइंट है यह ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धारा का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव होता है। देखो, ग्रीष्म ऋतु के अंदर हिमालय के अंदर उत्तर पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव होता है। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर उत्तर पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव होता है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव होता है। तो दोनों भारत आपको पता ही है कर्क रेखा के आधार पर 2 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है? 2। एक तो बढ़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और एक बढ़ता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और फिर आपने देखा होगा भारत का जो उत्तरी हिस्सा और दक्षिण हिस्से के अंदर भी काफी जलवायु और मानसून के अनुसार काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये भारत का अपन का दक्षिण हिस्सा है, जहां पर कौन से जलवायु का प्रभाव होता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। ठीक है बच्चों, और जबकि उत्तरी हिमालय के अंदर उत्तरी पश्चिमी जेट धारा, इन दोनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण यहाँ पर मानसून की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। अब जेट धारा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी पर 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? जेट धारा। और इसकी गति हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ ही होती है। अगला बिंदु है अर्ध उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये विषुवत रेखीय अक्षांशों पर विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ITCZ है वो विषुवत रेखीय अक्षांशों के बाद क्या होता है? निम्न दाब का क्या होता है? क्षेत्र होता है। याद रखना, ITCZ हमेशा कौन सी रेखा के पास होता है? विषुवत रेखा के पास ही पाया जाता है। ये ग्लोब है, आपके ग्लोब के माध्यम से बताता हूं ITCZ का संचलन किन अक्षांशों में देखने को मिलता है। ये हमारी कौन सी रेखा हो गई बच्चों? भूमध्य रेखा। ये कौन सी हो गई? कर्क रेखा। ये कौन सी हो गई? उत्तरी उपध्रुव रेखा। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों, और यह पर कौन सी हो गई? मकर रेखा। यहां पर दक्षिणी उपध्रुव रेखा। और यहां पर आपके वापस कौन सी रेखा, कौन सा बिंदु हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये तो आपको मालूम है बच्चों, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप उसको ही मालूम है, यह क्षेत्र। ठीक है, फिर कर्क रेखा से उत्तरी उपध्रुव रेखा तक क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसको भी मकर रेखा से दक्षिण उपध्रुव तक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर अपन उपध्रुव रेखा से ध्रुव की तरफ शीत रेखा, शीत कटिबंध। ठीक है, और
दक्षिण उत्तर रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध, ये कटिबंध होते हैं। और लेकिन अपन के ITCZ है बच्चों, वो हमेशा कहाँ बनता है, ITCZ उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के अंदर बनता है, वो भी भूमध्य रेखा के आसपास। ये जो रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी इन अक्षांशों के करीबन ही ITCZ का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए ITCZ को विषुवत रेखा का क्या कहा जाता है, घर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा का घर्त कहा जाता है। तो इसे अगला बिंदु देखते हैं, यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का आपस में मिलन होता है। और यहाँ पर कौन सी पवनें मिलती है, व्यापारिक पवनें। आपको पता ही है व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर चलती है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी चलती है, व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर इसका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है और एक चक्रवात का रूप धारण करती है। तो याद रखना, ये जो रेखा है इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध के अंदर कहाँ, फेरेल के नियम के अनुसार या कोरियालिस नियम के अनुसार पवनें दाईं तरफ चलती है। तो यह कौन सा हिस्सा होगा, उत्तर पूर्वी। और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ चलती है, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी विषुवत रेखा पर ये पवनें, व्यापारिक पवनें आपस में आकर क्या करती हैं, मिलती हैं और ITCZ मतलब निम्न दाब का विकास या विकसित करती है। अगला बिंदु, ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वर्ग के लगभग समांतर ही होता है। और ITCZ है वो लगभग विषुवत रेखा के पास ही बनता है। तो मेरा ITCZ है 5 डिग्री उत्तरी या 5 डिग्री दक्षिणी के पास ही लगभग ITCZ का निर्माण होता है, इसलिए इसके समांतरी मानते हैं। लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर और दक्षिण की ओर गति करता है। और लेकिन जब सूर्य होता है क्या है, आभासी गति किसकी तरफ, कभी कर्क रेखा की तरफ करता है, कभी मकर रेखा की तरफ करता है। जब कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ सूर्य आभासी गति करता है, उस समय ITCZ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर होता रहता है। जैसे ये ग्लोब के अंदर आपको पता ही है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। कभी सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी मकर रेखा पर। तो सूर्य की स्थिति परिवर्तन होने के साथ साथ ITCZ के अंदर भी क्या आता है बच्चों, परिवर्तन आता रहता है। तो आपको पता ही है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य हमेशा कब चमकता, सीधा 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को। और मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को। याद रखना, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य हमेशा 21 जून को चमकता है और मकर रेखा के ऊपर बच्चों हमेशा 22 दिसंबर को चमकता है। और जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है उसके ऊपर हमेशा 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। याद रखना, ये काफी बार सवाल पूछे भी जाते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर कब 21 मार्च, मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर और भूमध्य रेखा के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। इस तरह आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है उसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ा, ITCZ मतलब अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में पढ़ा और जेड प्रवाह के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर भारतीय मानसून का उत्क्रमण और भारतीय मानसून का व्युत्क्रमण और सर्दी गर्मी वर्षा जैसी महत्वपूर्ण ऋतुएं, उन सब के बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।